Hello everyone. In this video we will discuss about the G protein coupled receptors GPCRs. तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों पहले हम जानेंगे कि GPCRs होता क्या है। व्हाट इज G protein coupled receptors? तो दोस्तों G protein coupled receptors ऐसे रिसेप्टर्स होते हैं जो कि कपल्ड होते हैं G प्रोटीन से। ये रहा G प्रोटीन, ये रहा रिसेप्टर, ये जो पूरा ट्रांसमेम्ब्रेन रिसेप्टर। तो दोस्तों ऐसे रिसेप्टर जो कि कपल्ड होते हैं, लिंक्ड होते हैं जी प्रोटीन से, उन्हें बोलते हैं हम जीपीसीआर या फिर जी प्रोटीन कपल्ड रिसेप्टर्स। इसके और भी नाम है जैसे कि सरपेंटाइन रिसेप्टर, क्योंकि ये कुछ कुछ स्नेक जैसा है, ऐसे ऐसे जा रहा है ये, इसलिए इसे बोला गया सरपेंटाइन रिसेप्टर। दूसरा नाम दिया गया इसे 7 पास मेम्ब्रेन रिसेप्टर्स, मतलब ये जो है 7 बार पास हो रहा है मेम्ब्रेन से, सेल मेम्ब्रेन से, इसलिए इसे 7 पास मेम्ब्रेन रिसेप्टर बोल दिया गया। हेप्टा हेलिकल रिसेप्टर इसलिए बोला है क्योंकि हेप्टा मतलब होता है 7 बार ये पास हुआ है मेम्ब्रेन से, साथ ही हेलिकल अरेंजमेंट है इसका इन बिटवीन ट्रांस मेम्ब्रेन में, हेलिकली ये। तो दोस्तों इसलिए इसे बोला गया है हेप्टा हेलिकल रिसेप्टर्स, क्योंकि ये हेलिकली अरेंज्ड है। बाकी जी प्रोटीन लिंक्ड रिसेप्टर्स बोलते हैं, जैसा कि मैंने बताया जी प्रोटीन कपल्ड रिसेप्टर या फिर लिंक रिसेप्टर, क्योंकि ये नीचे जो जी प्रोटीन है ये इससे लिंक्ड है, जी प्रोटीन से ये लिंक्ड है। मैं बता दूं पहले आपको जी प्रोटीन क्या है, व्हाट इज जी प्रोटीन। जी प्रोटीन दोस्तों एक हेट्रोट्राइमेरिक प्रोटीन है। इसका मतलब इसके अंदर 3 सब यूनिट है, अल्फा बीटा गामा। हेट्रो का मतलब है डिफरेंट, अलग अलग तरीके की, मैंने इसे दिखाने के लिए बताया, जैसे ये सर्कुलर हो गई, रेक्टेंगुलर, ट्राइंगुलर। तो दोस्तों ये रहा रिसेप्टर, ये जी प्रोटीन है, सेम है, बस समझाने के लिए इस तरह से बनाया गया है। जी प्रोटीन इनिशियली नॉर्मल स्टेज में, मतलब जब कोई भी लिगेंड या ड्रग बाइंड नहीं हो रखा होता, रिसेप्टर से बाइंड करने नहीं आता है, तो वो नॉर्मली जीडीपी से लिंक होता है। GDP molecule is a low energy molecule, guanosine डाइफॉस्फेट। लिगेंड जब GPCR मतलब रिसेप्टर से, रिसेप्टर बाइंडिंग डोमेन से बाइंड करता है यहाँ पे, तो क्या होता है, तो GPCR एक्ट करने लगता है GEF की तरह। GEF है दोस्तों गुआनोसिन न्यूक्लियोटाइड एक्सचेंज फैक्टर। जो GDP मॉलिक्यूल था उसका एक्सचेंज हो गया है अब GTP मॉलिक्यूल में, और ये हाई एनर्जी मॉलिक्यूल है, तो ये एक्टिवेटेड अल्फा यूनिट हो गया, अल्फा सब यूनिट एक्टिवेट हो गया और कैरी कर रहा है हाई एनर्जी मॉलिक्यूल विच इज GTP। तो दोस्तों जब ये हाई एनर्जी मॉलिक्यूल हो गया तो बीटा और गामा सब यूनिट इससे अलग हो गए, डिसोसिएट हो गए। तो दोस्तों गामा सब यूनिट का एक रोल ये भी है, गामा यूनिट जो है मदद करता है GPCR से अटैच रहने के लिए अल्फा सब यूनिट को, कि ये दोनों अटैच रहें। जब ये दोनों बीटा गामा ही अलग हो गए हैं तो फिर अल्फा सब यूनिट इज फ्री टू मूव एनीवेयर। दोस्तों इसलिए जी प्रोटीन को मॉलिक्यूलर स्विचर बोला जाता है। कैसे काम करते हैं मैं बताता हूं आपको। तो दोस्तों यहां पे देखिए, अल्फा सब यूनिट नॉर्मल लो एनर्जी मॉलिक्यूल कैरी कर रहा है GDP। जब रिसेप्टर आके बाइंड करता है GPCR से, तो जो अल्फा सब यूनिट है वो एक्टिवेट होता है। कैसे होता है, जो GPCR का डोमेन है वो एक्ट करता है एज अ गुआनोसिन न्यूक्लियोटाइड एक्सचेंज फैक्टर, इसकी तरह एक्ट करता है। तो दोस्तों ये क्या करता है, ये न्यूक्लियोटाइड को एक्सचेंज कर सकता है। आपको पता होना चाहिए GTP GDP दीज आर न्यूक्लियोटाइड, इन्हें एक्सचेंज कर देता है। अभी कैरी कर रहा था GDP, अब कैरी कर रहा है GTP। तो GDP हटा दिया, एक्सचेंज कर दिया GTP से, तो अब ये हाई एनर्जी मॉलिक्यूल कैरी कर रहा है GTP, अल्फा सब यूनिट एक्टिवेटेड भी हो गया इस वजह से। तो दिस इज कॉल्ड स्विच ऑन, बेसिकली सिग्नल ट्रांसडक्शन ऑन हो गया ऐसे में। अब इंटरनल डोमेन ऑफ अल्फा सब यूनिट
इंटरनल डोमेन कैरी करता है जीटीपेज एंजाइम, बेसिकली एक एंजाइम है, उसे कैरी करता है। जीटीपेज एक्टिवेटिंग प्रोटीन जो होता है वो उस जीटीपेज को एक्टिवेट कर देता है, और जीटीपेज का फंक्शन क्या होता है, वो जीटीपी को हाइड्रोलाइज करता है, एक टर्मिनल फॉस्फेट रिलीज कर देता है एनवायरमेंट में और बना देता है लो एनर्जी मॉलिक्यूल विच इज जीडीपी। बेसिकली ये स्विच ऑफ करने के लिए है कि रिसेप्टर का फंक्शन हो चुका है, अब उसे स्विच ऑफ कर देना चाहिए। दोस्तों ये दो मॉलिक्यूल जीईएफ और जीएपी, जीटीपेज एक्टिवेटिंग प्रोटीन, ये रिस्पॉन्सिबल होते हैं मॉलिक्यूलर स्विचिंग की तरह। जैसे लाइट बंद कर दी, लाइट चालू कर दी स्विच से, इलेक्ट्रिकल स्विच से, वैसे ही यहाँ पे जी प्रोटीन के पास ऐसी मशीनरी है जिससे वो सिग्नल ट्रांसडक्शन स्टॉप कर सकता है। तो दोस्तों सेकेंडरी मैसेंजर कैसे प्रोड्यूस होता है, व्हाट इज सेकेंडरी मैसेंजर, मैं आपको बताऊंगा। अभी हमारे पास लास्ट में क्या बचा था, अल्फा सब यूनिट जो कि हाई एनर्जी मॉलिक्यूल कैरी कर रखा है और एक्टिवेटेड है। एक्टिवेटेड अल्फा सब यूनिट हमारे पास है अभी। तो दोस्तों सेल मेम्ब्रेन पे एक एंजाइम एम्बेडेड होता है, बेसिकली अटैच होता है, जिसे हम बोलते हैं एडेनाइल साइक्लेज। तो दोस्तों इसे बोलते हैं हम प्राइमरी इफेक्टर मॉलिक्यूल। सेकेंडरी में मैं आपको बताऊंगा कि सेकेंडरी इफेक्टर मॉलिक्यूल क्या है। ये है प्राइमरी इफेक्टर मॉलिक्यूल, पहला मॉलिक्यूल जो इफेक्ट की दिशा में काम कर रहा है। तो दोस्तों एक्टिवेटेड अल्फा सब यूनिट एडेनाइल साइक्लेज के पास गया, उसे स्टिमुलेट किया। तो एडेनाइल साइक्लेज क्या करता है, एटीपी से साइक्लिक एडेनोसिन मोनोफॉस्फेट जनरेट करने लगता है। इसने इसे हाई एनर्जी मॉलिक्यूल दिखाया जीटीपी, तो उसने कहा ठीक है मैं तुम्हारा काम कर दूंगा। तो वो क्या करता है, एटीपी से सीएएमपी साइक्लिक एडेनोसिन मोनोफॉस्फेट जनरेट करने लगता है, जिसे हम बोलते हैं सेकेंडरी मैसेंजर। तो दोस्तों अब मैं बताता हूं आपको सेकेंडरी मैसेंजर क्या है। बहुत पहले के टाइम पे जब डॉक्टर्स लोग और रिसर्चर जो होते थे वो जब स्टडी करते थे अपने एक्सपेरिमेंट्स में, तो इनिशियली डॉक्टर को बस यही पता था कि लिगेंड जब हम रिसेप्टर से बाइंड करवाते हैं या बाइंड करता है वो, तो सीएमपी का लेवल इंट्रासेलुलर इंक्रीज होता है। बट ये नहीं पता था कि सीएमपी क्या है और मतलब कैसे है। आज हम जानते हैं कि सीएमपी एक सेकेंडरी मैसेंजर की तरह काम करता है जो कि फर्दर सेल सिग्नलिंग में इन्वॉल्व होता है। तो दोस्तों सीएमपी एज अ सेकेंडरी मैसेंजर एंड इट्स आफ्टरमैथ, मतलब सीएमपी क्या करता है, अब सेकेंडरी मैसेंजर तो आ गया है, वो क्या करेगा, उसका कुछ स्पेशल फंक्शन होना चाहिए ना इफेक्ट के लिए, बायोलॉजिकल रिस्पॉन्स प्रोड्यूस करने के लिए। तो दोस्तों सीएमपी राइज होता है, जैसे कि मैंने बताया रिसेप्टर स्टिमुलस देगा एडेनाइल साइक्लेज को, एडेनाइल साइक्लेज सीएमपी इंक्रीज कर देगा कॉन्सेंट्रेशन। तो इंक्रीज सीएमपी कॉन्सेंट्रेशन स्टिमुलेट करती है प्रोटीन काइनेजेस को। तो दोस्तों ये एडेनोसिन मोनोफॉस्फेट से है तो इसलिए पीके ए बोल सकते हैं इसे, एएमपी से है ना क्योंकि ये, तो पीके ए। तो प्रोटीन काइनेस ए जो है क्या करता है, फॉस्फोराइलेट करता है वेरियस थिंग को, जैसे कि वो एंजाइम को फॉस्फोराइलेट करता है। तो एंजाइम जब फॉस्फोराइलेटेड हो जाएंगे, मतलब यहाँ पे एंजाइम पे फॉस्फेट्स अटैच हो जाएंगे, तो क्या होगा, उसका फंक्शन चेंज हो जाएगा और साथ ही मेटाबॉलिज्म बॉडी का या सेल का चेंज हो जाएगा। ट्रांसक्रिप्शनल फैक्टर्स जो होते हैं उनको फॉस्फोराइलेट कर देता है, जिससे जीनोमिक एक्सप्रेशन चेंज हो जाएगा। साथ ही जो आगे फर्दर ट्रांसलेशन होगी, डिफरेंट काइंड्स ऑफ प्रोटीन बनेंगे। दोस्तों इस तरह से चेंज हो रही है चीजें। आयन चैनल्स फॉस्फोराइलेट कर देगा, जिससे क्या होगा, सेल की इलेक्ट्रिक प्रॉपर्टी चेंज हो जाएगी। आयन चैनल्स पे अगर फॉस्फेट्स बाइंड करेंगे तो फिर वो ओपन हो जाएंगे, कैल्शियम अंदर आने लगेगा अगर वो कैल्शियम चैनल है, तो उससे क्या होगा, उसकी इलेक्ट्रिक प्रॉपर्टी चेंज हो जाएगी। तो यही सब तो है, यही सब इवेंचुअली लीड टू बायोलॉजिकल रिस्पॉन्स। तो दोस्तों यही सब हो रहा है। सीएमपी बेसिकली प्रोटीन काइनेजेस को एक्टिवेट करता है, वो बायोलॉजिकल रिस्पॉन्स के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं।
दोस्तों बिग पिक्चर देख लेते हैं, मतलब अभी तक जो भी मैंने बताया आपको क्या हो रहा है एग्जैक्ट में। जीपीसीआर की बिग पिक्चर कैसे फंक्शन करता है क्या है। ये जीपीसीआर है, ये इसका लाइगेंड बाइंडिंग डोमेन है, ये है लाइगेंड, ये आता है लाइगेंड बाइंडिंग डोमेन पे बाइंड करता है यहाँ पे, ये बाइंड करता है यहाँ पे। तो जो अल्फा सब यूनिट लो एनर्जी मॉलिक्यूल कैरी कर रखा है वो कन्वर्ट हो जाता है एक्टिवेटेड मॉलिक्यूल में जो कि हाई एनर्जी मॉलिक्यूल कैरी कर रहा है जीटीपी, और जिससे ये बीटा गामा सब यूनिट डिसोसिएट हो जाते हैं उससे। अब वो एक्टिवेटेड अल्फा सब यूनिट जो है एडेनाइल साइक्लेस को स्टिमुलेट करता है जो कि मेम्ब्रेन का ही प्राइमरी इफेक्टर मॉलिक्यूल है। मैं आपको बताऊंगा सेकेंडरी कौन सा है। अब ये एडेनाइल साइक्लेस क्या करता है, एटीपी को सीएमपी साइक्लिक एडेनोसिन मोनोफॉस्फेट में कन्वर्ट करता है जो कि स्टिमुलेट करता है, हाई लेवल हो जाते हैं इसके, ये स्टिमुलेट करेगा प्रोटीन काइनेसिस ए को जो कि फॉस्फोरिलेट करता है वेरियस थिंग को। तो दोस्तों ये प्रोटीन काइनेस ए है जो वो है आपका सेकेंडरी इफेक्टर मॉलिक्यूल, प्राइमरी इफेक्टर मॉलिक्यूल, सेकेंडरी इफेक्टर मॉलिक्यूल। लाइगेंड होता है हमारा प्राइमरी मैसेंजर और साइक्लिक एडेनोसिन मोनोफॉस्फेट होता है हमारा सेकेंडरी मैसेंजर। ये चीजें याद रखिए, एग्जाम में बहुत पूछी जाती है। अब ये फॉस्फोराइलेट कर रहा है आयन चैनल्स को जिससे सेल की इलेक्ट्रिक प्रॉपर्टी चेंज होगी, एंजाइम्स को जिससे मेटाबॉलिज्म ऑल्टर हो जाएगा, और साथ ही ये फॉस्फोरिलेट कर रहा है ट्रांसक्रिप्शनल फैक्टर को जिससे जीनोमिक एक्सप्रेशन चेंज हो जाएगा। यही चीज कंट्रीब्यूट करती हैं बायोलॉजिकल रिस्पॉन्स में, बायोलॉजिकल रिस्पॉन्स चेंज में। तो दोस्तों ब्रॉडली स्पीकिंग 3 टाइप के जी प्रोटीन बोल सकते हैं आप जो कि जीपीसीआर से अटैच होते हैं। पहला जीएस, दूसरा जीआई, बेसिकली ये काउंटर एक्ट करते हैं एक दूसरे पे, ये स्टिमुलेटरी है जो कि मैंने आपको समझाया अभी। दूसरा जीआई काउंटर रेगुलेटरी मैकेनिज्म है इसका, इनिबिटरी है ये, मतलब सिमिलर तरह से इनिबिशन करता है। तीसरा है दोस्तों जीक्यू, इसका थोड़ा अलग सा फंक्शन है तो मैं आपको समझा देता हूं। तो दोस्तों जीक्यू एक्टिवेट करता है फॉस्फोलाइपेज सी जो कि सेल मेम्ब्रेन में अटैच होता है, जैसे कि हमने देखा था एडेनाइल साइक्लेस के केस में। वैसे ही फॉस्फोलाइपेज सी को ये एक्टिवेट करता है जीक्यू अल्फा सब यूनिट और उसे क्लीव करता है फॉस्फेटाइडल इनोसिटॉल 4,5 बाइफॉस्फेट में। फिर वो कन्वर्ट हो जाता है इनोसिटॉल ट्राइफॉस्फेट में और डाइएसाइल ग्लिसरॉल में, डीएजी और आईपी3 बोल सकते हैं इसे शॉर्ट फॉर्म में। तो दोस्तों ये 3 तरह के जी प्रोटीन जो जीपीसीआर से बाइंड रहते हैं। तीनों में क्या डिफरेंस है, जी प्रोटीन के सब यूनिट्स होते हैं, प्राइमरी प्रोटीन है तो 3 होंगे अल्फा बीटा गामा, उनमें होता है ये स्टिमुलेटरी है, कोई सा इनिबिटरी है, कोई सा क्यू है जीक्यू सब यूनिट। तो दोस्तों बस ये 3 तरह के जी प्रोटीन होते हैं जो कि जीपीसीआर्स में लिंक्ड होते हैं। तो दोस्तों आईपी3 का मैं बता दूं क्या फंक्शन है। आईपी3 हाइड्रोफिलिक होता है, दैट इज वाटर लविंग। ये इंट्रासेलुलरली फ्री रहता है मूव करने के लिए, आराम से मूव कर सकता है सेल के साइटोप्लाज्म में। तो ये क्या करता है, बाइंड करता है कैल्शियम चैनल ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, उससे बाइंड करता है, उसे ओपन कर देता है, कैल्शियम चैनल्स को ओपन कर देता है इनोसिटॉल ट्राइफॉस्फेट जो होता है। बाकी दोस्तों डाइएसाइल ग्लिसरॉल क्या करता है, ये लाइपोफिलिक होता है, इसे जो लाइपो अपनी लिपिड बाइलेयर है, सेल मेम्ब्रेन है, वहीं पे ये फिक्स रहता है, ये नहीं मूव कर सकता इंट्रासेलुलरली, साइटोप्लाज्म में फ्रीली नहीं घूम सकता क्योंकि ये लाइपोफिलिक है, फैट लविंग बेसिकली, सेल मेम्ब्रेन में फैट होता है इसलिए ये वहीं पे रहता है। तो ये क्या करता है, ये यूज करता है कैल्शियम को
टू ओपन कैल्शियम डिपेंडेंट प्रोटीन काइनेज सी। ये कैल्शियम डिपेंडेंट है तो सी आप ऐसे याद रख सकते हैं। तो ये इसे ओपन कर देता है, जैसे कि वहां पे प्रोटीन काइनेज ए ओपन हुआ था, यहाँ पे प्रोटीन काइनेज सी ओपन हुआ है। दोस्तों सेम वो भी फॉस्फोराइलेशन का काम करेगा वेरियस थिंग्स का और प्रोड्यूस करेगा ए बायोलॉजिकल रिस्पॉन्स। तो दोस्तों दिस इज ऑल अबाउट जीपीसीआर। तो दोस्तों इन तीनों टाइप के जो जी प्रोटीन्स हैं, इसमें दो में सीएएमपी एज अ सेकेंडरी मैसेंजर काम करता है और जो तीसरे टाइप का जी प्रोटीन है जीक्यू, उसमें डाइएसाइल ग्लिसरॉल एंड इनोसिटॉल ट्राइफॉस्फेट जो है सेकेंडरी मैसेंजर की तरह काम कर रहा है, जो कि एक्टिवेट करता है प्रोटीन काइनेज सी को और बायोलॉजिकल रिस्पॉन्स प्रोड्यूस होता है। तो दोस्तों बस आज की वीडियो में इतना ही। इसे और डिटेल में हम डिस्कस करेंगे जब हम पढ़ेंगे सेल सिग्नलिंग। फार्माकोलॉजी के पर्पस से इतना बहुत ज्यादा सफिशिएंट है। तो सुनने के लिए शुक्रिया। साइनिंग ऑफ।